हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का जो है पार्ट 2 का वीडियो बना दिए थे। आज जो है हमारा पार्ट 3 का क्लास है। आप लोग जो है इस क्लास को बढ़िया से करेंगे और जो भी बच्चे न्यू बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 में जो है हम लोग सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है, वैक्सीन में इसका क्या उपयोग हुआ था और खाने ये सब में भी हम लोग क्या उपयोग किए थे, ये सब क्लास हम कर चुके थे। आज जो है हमारा टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि सूक्ष्म जीव का जो है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो ये जो है पर्यावरण का शुद्धिकरण किस प्रकार होगा, आज जो है हम लोग क्लास करेंगे। और आप लोग जो है इस क्लास को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि इसके बीच में भी हम एमसीक्यू करवाएंगे और इसके लास्ट में भी, जिससे एमसीक्यू बनेगा और आप लोग क्या पढ़ाई किए इससे भी आप लोगों का अंदाजा मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियां का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हो सकता है। आप लोग भी देखते होंगे कि खेत ये सब में अगर कोई अगर सब्जी ये सब का अगर छिलका अगर बिकते हैं तो उससे जो है कुछ दिनों बाद वह जो है खाद में परिवर्तित हो जाता है और उसके ऊपर अगर कोई भी अगर फसल अगर हम लोग उपजाते हैं तो वो जो है हमारा उर्वर, एक तो मिट्टी बन गया और ऊपर से जो है फसल हमारा उपजाऊ हो जाता है और वो फसल का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। समझिए। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का न्यूनीकरण करने के लिए हमें सूक्ष्मजीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसका जो है शुद्धिकरण हम लोग सूक्ष्मजीव के उपयोग से जो है हम लोग कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव, इसके पहले हम लोग मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े थे। आज जो है हम हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे। समझिए हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। मतलब रोगाणु को हम लोग रोगजनक भी कह सकते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं उनको जो है हम लोग रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में जो है, जो खाना खराब हो जाता है उसके द्वारा भी हमारे शरीर में एंट्री करता है। नहीं तो अगर पानी अगर खराब अगर हम लोग पी रहे हैं उससे भी जो है हमारा शरीर में जो है सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। किसी का अगर मान लीजिए किसी को अगर जुकाम, सर्दी जुकाम अगर है, वो जब छिक्की लेता है तो उसके द्वारा जो है सूक्ष्म जीव छोटा छोटा जो है निकलता है, जिससे कि दूसरे शरीर के प्रविष्ट भी कर जाता है, दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। मतलब इसमें कहा गया सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए अगर हम संक्रमित व्यक्ति है मतलब बीमार व्यक्ति है और कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर में अगर जो है वायु, जल, भोजन ये सब के द्वारा अगर प्रवेश किया दूसरे शरीर में तो वो जो है हमारा संचरणीय रोग कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग। इस प्रकार के रोग के कुछ उदाहरण है, इसका कुछ उदाहरण भी है। हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। चिकन पॉक्स
बोलते हैं हम लोग, चेचक को ही चिकन पॉक्स बोला जाता है। उसके बाद क्षय रोग, ये सब जो है हमारा संचरणीय रोग है। क्षय रोग जो है टीबी को बोला जाता है। क्षय रोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। क्षय रोग, अच्छा ये हम लास्ट में बतला देंगे। क्षय रोग मेरे हिसाब से टीबी को ही बोला जाता है। आपसे सवाल कर सकता है कि हैजा किस प्रकार का रोग है, तो संचरणीय रोग है। पूछ सकता है सामान्य सर्दी जुकाम ये भी कौन सा रोग है, तो संचरणीय रोग है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आपके सामने छींका तो वो जो है वायु के साथ घुल मिल गया, और वो जो है हम अगर श्वास लिए, स्वस्थ व्यक्ति अगर श्वास लिया तो उसके अंदर प्रवेश किया, तो ये जो है हमारा संचरणीय रोग के अंतर्गत आता है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी है जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसको बीमार पड़ने की संभावना आता है। यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ये जो है मच्छर, मतलब कोई भी अगर खराब चीज अगर उस पे अगर जाकर वो बैठ गया तो उसके शरीर में जो है वो खराब चीज सट जाता है, और जो अच्छा चीज अगर हम लोग ढक के नहीं रखे हुए सामान अगर उस पे जाकर वो बैठता है तो उसका जो खराब चीज है वो अच्छे भोजन में प्रवेश कर जाता है, और अगर हम लोग उसको खा लेते हैं तो वही हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। मादा प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। ये मादा प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी, आपको पूछ सकता है मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, तो मच्छर प्लाज्मोडियम। फिर जो है मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि डेंगू के वायरस का वाहक क्या है, तो मादा एडिस मच्छर। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? अभी हाल फिलहाल ही डेंगू का बहुत ज्यादा शिकायत आया था। कोरोना के बाद, कोरोना काल के बाद जो है डेंगू का शिकायत बहुत ज्यादा आया था, जो कि मादा एडिस मच्छर के द्वारा ये उत्पन्न होता है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दे, अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ये सब जो भी मच्छर फैलता है ये सब पानी की वजह से फैलता है। अगर आपके घर के आसपास अगर कहीं अगर पानी अगर जम रहा है तो उसको निष्कासन का द्वार बनाइए, नहीं तो वहां जो है ये सब मच्छर आने की संभावना उसका बन जाती है। यहाँ सारणी दिया हुआ है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। इस सारणी को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। इसके आगे हम लोग अभी क्लास करेंगे। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु क्या है? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जो है जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, वायरस यानी विषाणु द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसमें भी सारणी दिया हुआ है। नींबू कैंसर कौन सूक्ष्म जीव है, तो जीवाणु है। संचालन का तरीका तो वायु है। ये भी आप सारणी जो है 3 को दिया हुआ है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। समझिए खास विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। खाद्य विषाक्तन कहा गया मतलब उसमें पॉइजन हो जाता, मतलब खराब खाना। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से
खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अगर 2-4 दिन का अगर भोजन है तो वो भी आप ना खाएं, क्योंकि वो संदूषित का रूप ले लेते हैं और इससे जो है कभी कभी ज्यादा बीमार व्यक्ति पड़ जाता है, नहीं तो कभी कभी मृत्यु का भी सामना उसको करना पड़ सकता है। खाद्य परिरक्षण, हम उसका परिरक्षण कैसे कर सकते हैं समझिए। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? आप लोग भोज में ही देखते होंगे, अगर भोज में अगर खाना बना अगर 1 दिन या 2 दिन हो जाता है तो उससे जो है एक क्या उसको बोलते हैं दुर्गंध युक्त महक आने लगती है, जो कि ये संदूषित का संकेत है। वो भोजन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोग अगर करते हैं तो उससे हम लोग बीमार हो सकते हैं, या तो फिर अगर ज्यादा अगर उसमें सूक्ष्मजीव फैला हुआ है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्मजीवों से बचाव के लिए उपाय कराना चाहिए। आप लोग भी सोचते होंगे कि घर में जो है मान लीजिए आम आया, अगर 10 दिन के लिए अगर उसको रख दिए तो वो खराब होने लगता है धीरे धीरे, लेकिन आम का अचार जो है तकरीबन 2 साल 3 साल 4 साल तक रहता है, तो वो क्यों नहीं खराब होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समझिए, रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, तो इन्हें परिरक्षक कहते हैं। मतलब सूक्ष्मजीवों को रोकने के लिए जो भी चीज का हम लोग उपाय कर रहे हैं वो हमारा परिरक्षक कहलाता है। जैसे नमक का भी हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग नींबू का अचार अगर देखते होंगे नींबू का, तो उसमें जो है नमक डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो। आप लोग अचार देखते होंगे तो अचार में तेल डाला जाता है जिससे कि वो खराब ना हो। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं सोवैस बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ये सब जो भी बोले ये सब परिरक्षक है, जो कि सूक्ष्मजीवों को रोकने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है, मतलब बहुत समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नमक जो है बहुत सी चीजों को परिरक्षण में उपयोग करते हैं। जैसे आज आप देख सकते हैं नींबू का अचार में भी हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं सोवैस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। हम लोग तेल का उपयोग जो है अचार में भी हम लोग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी मां को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। रेफ्रिजरेटर बोलते हैं हम लोग फ्रिज को। फ्रिज का हिंदी शब्द जो हुआ हम लोग फ्रिज बोलते हैं, उसका हिंदी में हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। पौष्टिकृत यानी पन्नी वाला जो दूध मिलता है उसको जो हम बिना उबाले भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर
15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसको गर्म किया जाता है। कितना सेकेंड? 15 से 30 सेकेंड। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पौष्टिकरण कहते हैं। इस विधि का खोज जो है पौष्टिकरण नामक वैज्ञानिक किए थे, इसलिए इस विधि को हम लोग पौष्टिकरण विधि कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। हमने पिछले क्लास में भी बतलाए हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो कि एक सहजीविता है। कभी कभी तरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तरित मतलब बोला गया ठनका। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का हिंदी मीनिंग जो होता है पर्णहरित होता है। न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब देखिए, वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन गैस है। आप लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि सर नाइट्रोजन इतना ज्यादा है, तो पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस क्यों नहीं लेते हैं? उनको जो है आप लोग खाद में भी देखते होंगे नाइट्रोजन डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है? क्योंकि पौधे का सिस्टम है कि वो जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते। वो जो है नाइट्रेट के रूप में जो है वो लेते हैं। वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस नहीं लेते हैं, जिस कारण किसान जो है नाइट्रेट जो है खेत में डालते हैं। अभी जो है आप लोग जो भी क्लास किए उसका जो है कुछ एमसीक्यू हम करवा रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। आप लोग जो इस एमसीक्यू का जो है आप लोग आंसर जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे। वस्तुनिष्ठ 1 से 10 तक दिया हुआ है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? तो रोगाणु या फिर रोगजनक भी कहते हैं। जो कि रोगाणु को और क्या कहते हैं? तो रोगजनक भी कहते हैं। हैजा किस प्रकार का रोग है? मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? डेंगू वायरस। एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर डेंगू का है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का है। ये सब जो भी अभी हम पढ़ा है इसी के बीच का है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है बुक से खोज कर जो है हमें कमेंट करेंगे, और जो भी इसमें डाउट रहेगा वो जो है हमें कमेंट में बतलाएंगे। और यहाँ लघु तलीय प्रसरण संचरणीय रोग क्या है, खाद्य विषाक्तन क्या है, खाद्य परिरक्षण क्या है, परिरक्षक किसे कहते हैं, ये सब भी अभी हम बतलाए हैं। आप लोग जो है इसको कमेंट में हमें बतलाएंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी जो है हमें बतलाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो भी आप लोगों का डाउट रहता है वो जो है आप लोग डाउट कमेंट सेक्शन में जो है हमें बतलाएं। थैंक यू।